संग्रह। और साधनावस्था का काव्य सिद्धावस्था का काव्य। साधनावस्था का मतलब हुआ ऐसा काव्य जो हमें संघर्ष कर, ऐसा काव्य जिसमें राम काव्य को भी तुलसी कहते हैं कि तुलसी मस्तक तब झुके धनुष बाण वाले राम को चाहिए। अभी बंसी बजैया की जरूरत नहीं है, कृष्ण कन्हैया की जरूरत नहीं है, अभी जरूरत तुलसी को यदि पसंद भी करते थे तो इसलिए। और हिंदी काव्य और हिंदी आलोचना की स्वतंत्र प्रतिष्ठा करने वाले में भारतीय आचार्यों में, भारतीय आलोचकों में हिंदी के आलोचक नहीं कहा, जिसमें सबसे प्रमुख नाम लिया जा सकता है वो आचार्य रामकृष्ण। पाश्चात्य आलोचना की भी बहुत गहरी समझ थी। जिन्होंने भी शुक्ल जी को गहराई से पढ़ा है वो जानते हैं कि अद्यतन पाश्चात्य आलोचना जहां तक पहुंची थी, शुक्ल जी को वहां तक की नोटिस कायदे से। और कुछ नहीं तो जिन लोगों ने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा है वो भी इस बात का अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन न संस्कृत काव्य शास्त्र से और न पाश्चात्य काव्य शास्त्र से आतंकित हुए रामचंद्र शुक्ल और सीधा हिंदी का जो अपना रास्ता साहित्य का निकल सकता था आजादी के आंदोलन के बीच। और उन्होंने लिखा है कि हिंदी काव्य और हिंदी आलोचना की स्वतंत्र प्रतिष्ठा होनी चाहिए। और उनके वाक्य में सुनाता हूँ, जो कि काव्य में रहस्यवाद नामक उनका निबंध है, उसमें वो कहते हैं कि यह अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि हमारे काव्य का, हमारे साहित्य शास्त्र यानी आलोचना का एक स्वतंत्र रूप है, स्वतंत्र रूप है जिसके विकास की क्षमता और प्रणाली भी स्वतंत्र है। आलोचना का स्वतंत्र रूप है और उसके विकास की प्रणाली का भी स्वतंत्र रूप है। शुक्ल जिसमें साहित्य के स्वतंत्र पर्यालोचन की व्यवस्था करते हैं। और स्वतंत्र पर्यालोचन का मतलब हुआ न तो हमें संस्कृत काव्य शास्त्र से चमत्कृत होना चाहिए, चौंधियाना चाहिए, और न हमें पाश्चात्य काव्य शास्त्र से अपनी आंखों को चौंधिया देना चाहिए। हमें अपनी दृष्टि से दूसरे देशों के साहित्य को देखना होगा, दूसरे देशों की दृष्टि से अपने साहित्य को नहीं देखना। ये सब स्वाधीनता आंदोलन यदि नहीं हुआ तो मैं नहीं समझता हूं कि आचार्य शुक्ल ने जिस तरह से साहित्य के मार्ग के बहुत सारे, जिसको आप कह सकते हैं तृण को उखाड़ा, बहुत सारी चीजों को हटा करके मार्ग प्रशस्त किया। स्वतंत्रता संग्राम के बिना शुक्ल जी ने जो मुक्ति का नारा दिया कि कविता अंततः मुक्ति का, और कहा कि जैसे हृदय संसार की जातियों के बीच अपनी जाति की स्वतंत्र सत्ता का अनुभव नहीं करता। यहाँ जाति का मतलब है राष्ट्र, ये बिहार वाली जाति नहीं, हाँ, जाति का मतलब राष्ट्र। जो हृदय संसार की जातियों के बीच अपनी जाति की स्वतंत्र सत्ता का अनुभव नहीं कर सकता, वह देश प्रेम का पावन नहीं। और इस स्वतंत्र सत्ता से अभिप्राय स्वरूप की स्वतंत्रता से। शुक्ल जी ने छात्र धर्म का सौंदर्य, इस पर अलग से चर्चा, कर्म सौंदर्य की अलग से चर्चा। शुक्ल जी गांधी और तिलक में से गांधी के नहीं तिलक के पक्ष के, और अंग्रेजी में उनके दो लेख 1905 में और 1921 में। पहला लेख 1905 में छपा, उसका शीर्षक था हार्ट है इंडिया टू डू, भारतवर्ष को क्या करना चाहिए। और दूसरा लेख छपा नॉन कॉपरेशन एंड नॉन मर्केंटाइल सोसाइटी, जैसे मैंने असहयोग और अव्यापारिक समाज। मित्रों, दूसरे निबंध गांधी का प्रताप सुंदर था, असहयोग आंदोलन चल रहा था और जालियांवाला बाग हुआ था। और जालियांवाला बाग की पृष्ठभूमि में शुक्ल जी ने निबंध लिखा था और गांधी की कड़ी आलोचना की। और उस समय गांधी की आलोचना करना कोई साधारण काम नहीं। और शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास का जो तीसरा उत्थान है उसमें थ्योरी और क्रिटिसिज्म को अलग किया। और थ्योरी को कहा मीमांसा और क्रिटिसिज्म को कहा समालोचना। जो लोग भी तृतीय उत्थान के पृष्ठ को पढ़ेंगे तो देखेंगे लिखा हुआ है समालोचना और मीमांसा। तो पहला काम किया कि समालोचना को, क्रिटिसिज्म को थ्योरी से अलग। और इस थ्योरी का तो प्राबल्य था संस्कृत काव्य शास्त्र में, लेकिन क्रिटिसिज्म वहां नहीं था।
व्यवहारिक आलोचना नहीं थी। किसी कृतिकार की, किसी कृति की मुकम्मल समीक्षा नहीं दिखाई पड़ती है। शुक्ल जी ने पहली बार तुलसीदास, सूरदास और जायसी, और ध्यान रहे कि शुक्ल जी के आने के पहले हिंदी में 3 जो काव्य मूर्तियां थी वो अलग थी। शुक्ल जी ने जो त्रिमूर्ति बनाई, त्रिवेणी बनाई, उसमें जायसी और जायसी की तारीफ करते हुए कहा कि जायसी ने दिखाया कि हिंदू और मुसलमान इन दोनों के हृदयों के बीच से एक ही बात, तो ये ताकत मिल रही थी उस एकता के जुड़ाव से और उस आत्मीय जिसको कहते हैं स्वरूप से। इसलिए गुण दोष की आलोचना से आगे बढ़कर शुक्ल जी ने जो बातें कही उस हम का अलग से ध्यान जाना चाहिए। मित्रों, आगे चलकर हिंदी आलोचना में मार्क्सवादी आलोचना